नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें सबसे पहले, और उसके बाद आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, जिसके लिए जीपे, यूपीआई, पेटीएम इत्यादि के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। आज 8वां दिन था धारा 370 को निष्प्रभावी बनाने के विरुद्ध की हुई पिटीशंस का। जैसा आपको मैं बता चुका हूँ, इसमें 26 पिटिशनर थे और आज भी 6 वकीलों ने कुल मिला के 10 या 12 पिटिशनर्स की तरफ से आर्ग्यूमेंट रखे। आप जानते हैं, पहले 3 दिन तो कपिल सिब्बल साहब ने ले लिए थे, उसके बाद एक दिन पूरा गोपाल स्वामी जी ने ले लिया था, गोपाल सुब्रमण्यम, और उसके बाद फिर जमा शाह साहब ने बहुत समय ले लिया था, और उसके बाद फिर 2 लोगों ने और आर्ग्यू किया, दुष्यंत दवे थे, और आज सवेरे से 3 तो 5 और 4 लोगों ने और आर्ग्यू किया आज। और उसके बाद भी, जबकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया था कि भाई आज जो है वो पिटिशनर साइड के आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो जाने चाहिए, उसके बाद भी आज भी पिटिशनर साइड के आर्ग्यूमेंट समाप्त नहीं हुए। यहाँ तक कि अंत में पीडीपी की तरफ से भी नित्या रामकृष्णन अपीयर हो गई, और बाद में फिर गुरु स्वामी जी डिलिमिटेशन पर आर्ग्यू करने लिए आ गए। अब हमें देखना है कि कल भी इनका कार्यक्रम समाप्त होता है कि नहीं होता है। लेकिन जो बातें आज कही गई वो यदि सही पूछिए तो ये जो नई जो न्याय संहिता आ रही है, उसकी जो धारा 150 है ना, देशद्रोह वाली, कई तो उस देशद्रोह की संज्ञा में आ जाएंगे। क्योंकि हमारे दिनेश द्विवेदी जी ने तो आर्ग्यू करते हुए ये कह दिया कि जिस दिन जम्मू और कश्मीर का संविधान अलग से बन गया था, उसी दिन धारा 370 समाप्त हो गई थी। आप ज़रा देखिए कैसी कैसी बातें आ रही हैं। आपने देखा होगा कि जब इंटरनल सॉवरेंटी की बात हुई थी, तब लोग कितना हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे कि भाई ये इंटरनल सॉवरेंटी क्या होती है, कि भाई जम्मू कश्मीर की अलग से सॉवरेंटी थी, सेपरेट सॉवरेंटी थी। अब उस सेपरेट सॉवरेंटी के बारे में मुझे लगता है कि इन लोगों ने क्यों लेके और बार बार वो इंटरनल सॉवरेंटी, एक्सटर्नल सॉवरेंटी, इंटरनल सॉवरेंटी बोलना आरंभ कर दिया, और आज ये कह दिया कि धारा 370 तो उसी समय समाप्त हो गई थी जब JNK का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। तो निश्चित रूप से ये तो फिर इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो थोड़े से इरिटेटेड से लग रहे थे कि भाई ये क्या बातें कर रहे हो आप, कि भाई धारा 370 अपने आप समाप्त हो गई तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किसी धारा को समाप्त करने के लिए कोई प्रावधान है या नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि उसके बाद जितने भी आदेश हुए, जी हाँ, क्योंकि जो 1954 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया था, CO 1954, उसके बाद उसमें 43 अमेंडमेंट्स हुए, 42 से 43 अमेंडमेंट्स हुए, फिर तब जाके CO 2019 आया। तो वो ये पूछ रहे थे कि उसके बाद धारा 370 के अंतर्गत जो भी हुआ CO 1954 के साथ में, आपका कहने का अर्थ है कि वो सब गलत है। तो उत्तर जो आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये साहब, ये तो होता है कि कई बार इलीगैलिटी चलती रहती है और जब वो ध्यान में आती है तब उसको करेक्ट किया जाता है। उदाहरण दे दिया उन्होंने केशवानंद भारती का। अब ये केशवानंद भारती का क्या उदाहरण दिया उन्होंने, मेरी तो समझ में नहीं आया। हो सकता है मैं अल्पज्ञानी हूँ, आप लोगों की समझ में आया हो तो आप लोग अवश्य मुझे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनसे सवाल पूछ रहे थे ना, और दूसरे जो संजय किशन कौल थे, उन्होंने तो इसको मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, आपकी बात जो है ये नहीं मानी जा सकती। एक प्रकार से हम कहेंगे कि अच्छी खासी झाड़ पिलाई गई इनको। ये कहा गया कि भाई फालतू बकवास मत करो। ये चूँकि अंग्रेज़ी में और सभ्यतापूर्वक और एक दूसरे की गरिमा का ध्यान रखते हुए ये कहा जा रहा था, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि झाड़ पिलाई गई या डांटा गया।
लेकिन उसका जो नेट इम्पैक्ट था, जो नेट इफ़ेक्ट था, वो यही था कि एक अर्थ में जो संविधान पीठ थी वो इन वकील साहब को ये कह रही थी कि आप क्या बकवास कर रहे हैं यार, मतलब कुछ तो होश की दवा करो, क्या बातें कर रहे हो। लेकिन स्थितियां और भी गंभीर हो गई जब बाद में हमारे एक सिंह साहब आए, उन्होंने तो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट अपना किया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे कि साहब की यूनियन टेरिटरी नहीं बन सकती स्टेट। अरे भाई, उसमें साफ साफ एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में जो A to E है, वो A to E में स्टेट ऑल्सो मीन्स यूनियन टेरिटरी। अब उसका लिखा होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको ऐसे पढ़ा जाए, इसको ऐसे पढ़ा जाए, इसको ऐसे पढ़ा जाए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि साहब आप खुदा हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको जैसे हम चाहते हैं उस तरह से आप उसको तोड़ मरोड़ के कृपया पढ़ें। चलिए, फिर जो उसके बाद जो साहब आते हैं, एक सेन साहब आते हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब ये तो जो मेजॉरिटी विल थी उसके अनुसार ही किया जाना आवश्यक था। अब वो ये भूल गए कि ये जो मेजॉरिटी की बात थी जब भारत का पार्टीशन हुआ था और जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लिखा गया था, तो उस समय जब कांग्रेस ने ये बात कही थी कि कोई भी प्रिंसली स्टेट भारत में जाएगी या पाकिस्तान में जाएगी या इंडिपेंडेंट रहेगी, इसको वहाँ की जनता के ऊपर छोड़ा जाए, तो जिन्ना ने इसके ऊपर वीटो लगा दिया था। और जिन्ना ने कहा नहीं, ये तो जो उस प्रिंसली स्टेट का जो राजा है वो तय करेगा। और इसी प्रकार से उसमें आपके जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में इसी प्रकार के प्रावधान हुए थे। और इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थीं उनका एक्सेशन उनके जो रूलर्स थे, वो रूलर्स कहा जाता था, उनके जो रूलर्स थे उन्होंने किया था। अब ये आपके जो सेन साहब आ गए, ये कह रहे हैं नहीं नहीं, वो सब तो सब बेकार की बात है, इसको तो चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी इसके लिए यहाँ अलग से स्पेशल प्रावधान बनाना आवश्यक था। मतलब कहने का अर्थ ये है कि भारत की टेरिटरी के अंदर का भी एक पाकिस्तान बनाना आवश्यक था। जो पाकिस्तान जिन्ना का था जो अलग हो गया वो तो ठीक था, लेकिन भारत की टेरिटरी के अंदर भी एक पाकिस्तान होना चाहिए। तो अगर इनका लॉजिक आगे एक्सटेंड किया जाए तो जो आपने मेरी अनब्रेकिंग इंडिया में जो मुख पृष्ठ पर जो आपने मानचित्र देखा है ना, वो मानचित्र कॉमनवेल्थ ऑफ पाकिस्तान का वो पूरी तरह से सही सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद तो फिर हमारे मेवात वाले कहेंगे कि हमारी मेजॉरिटी है, ये भी यहाँ पर भी अलग से एक स्टेट बनेगी और ये हमारा अधिकार है कि हम इसको पाकिस्तान बनाएं, या हम कहें कि साहब ये मूनिस्तान है, जैसा कि चौधरी रहमत अली ने कहा था, कह सकते हैं वो। और मालाबार वाले कहें कि नहीं साहब, हमारे ये जो 3 ज़िले हैं ना जो हमने बाद में बना लिए मुस्लिम मेजॉरिटी, ये जो हैं ये भी पाकिस्तान बनेंगे साहब, पाकिस्तान नहीं बनेंगे तो ये मलप्पिस्तान बनेंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगी। क्यों? फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। जो शर्जील इमाम ने जो कहा था कि भाई यहाँ पर बीच में नॉर्थ ईस्ट के और बंगाल के बीच में मुस्लिम मेजॉरिटी ज़िले पड़ते हैं, इससे आप भारत को नॉर्थ ईस्ट से काट सकते हो, तो वो काट देंगे। क्योंकि बीच में डुबरी, ग्वालपाड़ा, बारापेटा, ये सब के सब तो इस समय मुस्लिम मेजॉरिटी ज़िले हो गए असम में। कांग्रेस को धन्यवाद, सारा कार्यकलाप उन्हीं का किया हुआ है। उन्हीं के कारण जो है असम में जो असम समझौता हुआ उसकी भी पालना नहीं हुई और उसकी आड़ में उल्टे और मुसलमानों को वहाँ पर बांग्लादेश से लाकर बसाया गया, जिसके कारण ही बाद में वहाँ पर अनरेस्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये कि ये पूरा का पूरा जो मुकदमा है 370 वाला, उसमें जिस प्रकार के मूर्खतापूर्ण तर्क दिए जा रहे हैं 370 हटाने के विरोध में,
उससे मुझे लगता नहीं कि इनका कोई अधिक पार पड़ेगा, क्योंकि इनके जो चौधरी थे सबसे बड़े कपिल सिब्बल, लास्ट में लाए गए थे। राजू रामचंद्रन जो थे वो लीड लॉयर पहले नियुक्त किए गए थे, और राजू रामचंद्रन को लास्ट में मूव करके कपिल सिब्बल को ले आया गया। अच्छा ही हुआ, क्योंकि कपिल सिब्बल जो है वो भी झाड़ ही खाए हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच से। राजू रामचंद्रन जो है वो थोड़े सोबर व्यक्ति हैं और कानून पर उनकी पकड़ मेरे विचार से अधिक है, तो उन्होंने अपने आप को पूरी पिटिशन से विड्रॉ कर लिया। तो उनके एवज में आज दूसरे यहाँ पर अपीयर हुए, जिसमें आपकी नित्या रामकृष्णन आई थी। तो नित्या रामकृष्णन उनके स्थान पर आई थी, राजू रामचंद्रन के स्थान पर। यदि राजू रामचंद्रन होते तो हो सकता है कि इनकी स्थिति ठीक होती, लेकिन जो इन्होंने टीम चुनी, यानी कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, फिर उसके बाद आपके दुष्यंत दवे, ये CU सिंह इत्यादि, ये जमा नहीं भाई। 370 पर अगर आर्ग्यू करना था तो थोड़ी टीम तो ऐसी चुनते जिनको सोबर मानती हो सरकार और जिनको सोबर मानता हो सुप्रीम कोर्ट। कपिल सिब्बल की क्या स्थिति होती है आप जानते हैं, वो तो बेल वाले वकील हैं। यदि आपको इमरजेंसी में बेल चाहिए तो कपिल सिब्बल आपको दिलवा देंगे, लेकिन कोई बड़ा केस इन्होंने जीता हो मुझे तो अभी तक दिखता नहीं है। तो भाई इनकी पिटाई इनको मुबारक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।